तो आज हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में जो है एक ब्रांच हम पढ़ेंगे जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अस्सलाम बायोटेक्नोलॉजी वालेकुम। बेटा, ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या असल में? बेटा, बायोटेक्नोलॉजी असल में हम किस चीज़ को कहते हैं, क्योंकि हमने ब्रांचेस पढ़ी हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी है और उसके बाद जो है इकोलॉजी रह गई थी मेरे ख्याल में, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर एक दो टर्म भी मैंने आपको कहे थे कि मैं वो भी डिस्कस कराऊंगा। तो पहले हम बायोटेक्नोलॉजी को देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी बेटा रिसेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी इज द रिसेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we do something better about the animals, or we can say the living things. मगर हमारा जो मेन जो माइंड सेट होता है कि इंसान की भलाई के लिए, इंसान के फायदे के लिए कोई काम किया जाए, तो बायो मीन्स लाइफ है। वैसे टेक्नोलॉजी का मतलब है टेक्निक्स, टेक्निक्स। टेक्नोलॉजी का मतलब है टेक्निक्स, जदीद तरीक़ेकार। मीन्स लाइफ के ऊपर, जिंदा चीज़ के ऊपर टेक्नोलॉजी की मदद से, जदीद तरीक़ेकार की मदद से आप वर्क करें और उसमें कोई अमेंडमेंट करें, उसके अंदर कोई तब्दीली लाएं, उसके अंदर कोई चेंज लाएं, इंसान की बेहतरी के लिए, इंसान के फ़ायदे के लिए। तो ऐसी डिसिप्लिन या ऐसी फील्ड को हम नाम देते हैं ये बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी इज द ब्रॉड एरिया ऑफ बायोलॉजी है, इन्वॉल्व द यूज ऑफ लिविंग सिस्टम। मीन्स किसी भी जिंदा जानदार को यूज करते हुए, हम किसी जिंदा जानदार की बॉडी के अंदर तब्दीली लाते हुए इंसान को फायदा देने की कोशिश करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म टू डेवलप और मेक प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। प्रोडक्ट कौन सी बेटा? आप वैक्सीन बना सकते हैं, आप एंटीबायोटिक बना सकते हैं, आप फ्लेवर्स बना सकते हैं, आप वो तमाम चीज़ें बना सकते हैं जो आपके फ़ायदे में, आपके फ़ायदे के लिए। डिपेंडिंग ऑन द टूल्स एंड एप्लीकेशंस, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टूल्स एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। तो मीन्स हम इसकी एक और डेफिनेशन भी देते हैं, वो है मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग थिंग, for the welfare of mankind। तो इंसान के फायदे के लिए, इंसान की बेहतरी के लिए, इंसान की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए आप कोई भी किसी दूसरे जानदार के अंदर आप तब्दील लाएं, कोई चेंज लाएं, तो ऐसी फील्ड को हम नाम देते हैं कि ये बायोटेक्नोलॉजी है। मीन फॉर एग्जाम्पल आप देखें, पुराने ज़माने में बेटा जो कद्दू होते थे वो छोटे होते थे, मगर आज कल आप चाइना में देखें या डिफरेंट एरिया में आप देखें तो आपको कद्दू जो है बड़े से बड़े मिलेंगे। मीन्स 4-5 किलो का भी कद्दू हमें मिल जाता है। या उसके बाद आजकल खुबानी आ रही क्या है। होता है? पास्ट में जो खुबानी होती थी वो बिल्कुल छोटी होती थी, मगर आजकल बड़ी इतनी जो है सेब जितनी खुबानी आ रही है। तो ये खुबानी बेटा कहाँ से ला रहे हैं हम? ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाई गई है। और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने बहुत सारे जानदारों को जो है तब्दील किया है। फॉर एग्जाम्पल पहले जो लेमन था हमारे पास, वो सिर्फ साल में एक मरतबा लेमन हमें मिलता था, मगर आजकल बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उस लेमन की बॉडी के अंदर हमने चेंज लाई है और साल में 2 मरतबा हमें, सर्दी में भी लेमन मिल रहे हैं, गर्मी में भी हमें लेमन मिल रहे हैं। और एक और चीज़ देखिए बेटा, जो ये मुर्गी आप खा रहे हैं जिसको आप ब्रायलर मुर्गी कहते हैं, पास्ट में या नॉर्मली आप जो जेन्युइन मुर्गी है उसको आप देखें तो साल में 8 से 10 अंडे दे रही होती है एवरेज। मगर आजकल जो हमारे पास मुर्गी अवेलेबल है वो एवरी डे, हर दिन एक अंडा देती है।
तकरीबन साल में 350 टू 365 एग्स प्रोड्यूस कर रही है हमारे पास, ये वाली जो मुर्गी हमारे पास अवेलेबल है। और उसके बाद जो है आपने देखा होगा बेटा, मुर्गी जो हम देसी मुर्गी लेते हैं वो साल में 1 किलो मुश्किल से बनाती है, जबकि जो बायोटेक्नोलॉजी से मुर्गी हमने बनाई है ये तकरीबन 45 टू 60 डेज की होती है, 1.5 महीने से 2 महीने की होती है, जो 3 से 4 किलो वजन भी आपको प्रोवाइड कर सकती है या प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये किस चीज का कमाल है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आप वैक्सीन्स बनाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आप फ्लेवर्स, जो लेमन का फ्लेवर है, जो ऑरेंज का फ्लेवर है, या तमाम पाइनएप्पल का फ्लेवर है, तमाम जो फ्लेवर्स आपको मिल रहे हैं दैट आर द रिजल्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और एंटीबायोटिक मेडिसिन बना सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। और उसके बाद जो है आप बायोटेक्नोलॉजी की मदद से प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनके लीव्स को जो है कीड़ा खा जाता है, या हम कहें कि ग्रास सफर खा जाते हैं, मगर बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी उनके लीव्स को भी हमने प्रोटेक्ट किया है कि कीड़ा नहीं खाए या ग्रास सफर उनको नहीं खाए, या हमें बार बार स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़े, उसके लिए हमने हाइब्रिड बीज बनाए। एक और चीज भी हम देते हैं इसकी डेफिनेशन में, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन में एक और डेफिनेशन भी हम ऐड करते हैं, क्योंकि एक तो डेफिनेशन ये हो जाती है, एक दूसरी डेफिनेशन भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। वो ये है बेटा, बाय यूजिंग डेटा टेक्निक्स, by using data techniques and laws of genetic engineering to solve the problem of mankind। तो बाय यूजिंग डेटा, डेटा हम कहते हैं रॉ फैक्ट एंड फिगर को, जो आपको डेटा कहीं से भी मिल रही होती है, कोई इंफॉर्मेशन जो होती है उसको हम डेटा कहते हैं। टेक्निक्स मीन्स जदीद तरीकेकार, और जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेटा रूल्स हैं। आप बायोटेक्नोलॉजी के जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूल्स हैं कि भाई आप किसी जानदार के जेनेटिकल मटेरियल में किन किन चीज़ों में वर्क कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं, सब चीज़ों के ऊपर आप वर्क नहीं कर सकते। तो बायोटेक्नोलॉजी में नॉर्मली क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी में नॉर्मली ये होता है कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम डेटा टेक्निक्स एंड लॉज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम यूज करते हुए इंसान के फायदे के लिए, इंसान की बेहतरी के लिए हम क्या करते हैं, चेंज या तब्दीली लाते हैं। बाय यूजिंग डेटा टेक्निक्स एंड लॉज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैनकाइंड। बाय यूजिंग डेटा मीन्स डेटा को यूज करें, पहले आप देखें कि आपको बनाना क्या है, पहले आप देखें कि आपको तब्दीली किस में करनी है, पहले आप देखें कि आप इंफॉर्मेशन कौन सी यूज करना चाह रहे हैं, और टेक्निक्स मीन्स जदीद तरीकेकार को यूज करते हुए जेनेटिक इंजीनियरिंग के लाज हैं। लाज ये हैं कि इंसान की बेहतरी के लिए आप काम कर सकते हैं, इंसान की बुराई के लिए या इंसान को नुकसान देने के लिए आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बना सकते, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक रिसेंट ब्रांच है, और इस रिसेंट ब्रांच का एक रूल या एक कानून है कि इंसान की बेहतरी के लिए आप प्लांट को चेंज कर सकते हैं, इंसान की बेहतरी के लिए एनिमल्स को चेंज कर सकते हैं, इंसान के फायदे के लिए आप किसी भी जानदार को आप यूज कर सकते हैं, मगर उसमें इंसान या ह्यूमन को कोई नुकसान नहीं हो। ऐसे नहीं हो कि आप बायोटेक्नोलॉजी से किसी जानदार को ऐसे को बना दें जो ह्यूमन को ही खा जाए, या ऐसे जानदार को बना दें जो इतना जहरीला हो कि इंसान को ही जो है डस ले, या इंसान के कंट्रोल में नहीं है, इतना बड़ी साइज में हो। तो मीन्स ऐसे जानदार आप नहीं बना सकते। और दूसरी चीज ये होती है कि ह्यूमन कि आप लाइफ के बारे में आप स्टडी नहीं कर सकते कि इंसान कितनी देर तक जिंदा रहना है, कब मरेगा। अगर उस चीज के ऊपर हम स्टडी करेंगे तो वो अनइथिकल है, और लोग मैरिज भी नहीं कर पाएंगे, लोग इंश्योरेंस भी नहीं कर पाएंगे, लोग जो है बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी
जो डर के मारे अगर 10 साल बाद उसको मरना है तो वो आज से ही मरना शुरू कर देगा, या आज से ही वो सोचना शुरू कर देगा कि भाई मैं तो 10 साल बाद मर जाऊंगा, मुझे पता नहीं है किस दिन और कैसे मरूंगा ये। तो बायोटेक्नोलॉजी रिसेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें बाय यूजिंग डेटा, टेक्निक्स एंड लॉज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग, तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं कि ये बायोटेक्नोलॉजी है। दिस इज अ रिसेंट ब्रांच। मिटा दूं इसको? यस सर। आपका पूरा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी में जी। इंटर में हमारे लिए एक पूरा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का, वो आप पढ़ेंगे। इस जगह पे कुछ टर्म्स मैंने कहे थे कि आपको बता दूं। एक है बेटा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, मैंने नहीं पढ़ाया आपको, वो भी आप देख लें। इकोलॉजी, इकोलॉजी टेकन फ्रॉम द इकायोस मीन्स होम, और लोगास मीन्स स्टडी। मीन्स हम कहते हैं कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ होम, क्योंकि ये दुनिया जो है हमारा घर है, रहने की जगह है, तो इस वजह से आप घर की स्टडी कर रहे होते हैं। इन्वायरमेंट का मतलब, इकोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी अबाउट इंटरएक्शन ऑफ बायोटिक means living and abiotic means non-living things। तो बायोटेक्नोलॉजी बेटा क्या है? इंटरएक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मीन्स किसी भी जगह पे आप देखें, बायोटेक मतलब जिंदा चीज। आप किसी भी इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं तो बायोटेक की हम बात करते हैं। बायोटेक का मतलब है ऑल लिविंग थिंग्स, मीन्स प्लांट हैं, ह्यूमन हैं, एनिमल्स हैं, तमाम चीजें जो हैं। बायोटेक का मतलब क्या है? लिविंग, तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं। और ए बायोटिक का बेटा मतलब है नॉन लिविंग। बायोटिक का मतलब है लिविंग और ए बायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग। बायोटिक में मींस 5 किंगडम, खानदान, 5 किंगडम, प्रोकारियोट्स, यूकारियोट्स, प्रोकारियोटी, प्रोटोक्टिस्टा, प्लांट, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। तो ये तमाम जानदार जो हैं, इनको अगर हम स्टडी कर रहे हैं या इनकी इंटरेक्शन को आपस में स्टडी कर रहे हैं तो वो बायोटिक फैक्टर्स कहलाते हैं। ए बायोटिक में लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, ह्यूमिडिटी। फायर, ये तमाम चीजें जो हैं ए बायोटिक हैं। गैर गैर जिंदा हैं ये, मगर ये आपके लिए जरूरी है। घर के अंदर अगर रोशनी नहीं हो तो आप कैसे रहेंगे? घर के अंदर अगर पानी नहीं हो तो आप कैसे रहेंगे? घर के अंदर अगर आग नहीं जले या जो है फायर के ऊपर आप खाना वाना नहीं पकाएं तो आप कैसे चलेंगे? तो ये तमाम चीजें हमारे पास किस चीज में आती हैं? ए बायोटिक में। बायोटिक मीन्स लिविंग और ए बायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग थिंग्स। आप बेटा इस इकोलॉजी को थोड़ा सा एडवांस किया गया है। पहले हम इकोलॉजी पढ़ते थे, अब इस इकोलॉजी का नाम दूसरा दिया गया है, वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी उसको हम कहते हैं। इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी हम उसको कहते हैं। हाँ, एंथ्रोपोलॉजी की भी डेफिनेशन दे दूंगा, वेट करें आप थोड़ा सा। तो इकोलॉजी का मतलब क्या है? कि इकोलॉजी का मतलब है कि ह्यूमन, जो कोई भी जिंदा जानदार, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसके साथ जिंदा और मुर्दा चीजें कितनी जो हैं, जिंदा मीन्स लिविंग थिंग्स और एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। मीन्स लिविंग थिंग्स में मतलब ये है कि प्लांट्स हैं या आपका भाई बहन, मदर, फादर, सिस्टर, ये तमाम आप आपस में क्या है? लिविंग फैक्टर हैं। यू आर लिविंग इनसाइड द होम। और नॉन लिविंग में क्या है? कि लाइट है, टेम्परेचर है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, फायर है। ये तमाम चीजें जो है किसके अंदर आ जाती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आ जाती हैं। इकोलॉजी
इकोलॉजी जो है इसको एडवांस किया गया है। अब इकोलॉजी का जो दूसरा नाम रखा गया है बेटा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इकोलॉजी आल्सो नोन एज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी हम इसको कहते हैं। दिस इज in other name of ecology you can say, but it is more advanced than the ecology. ecology में सिर्फ interaction of living और non living पढ़ रहे थे, जबकि environment में आप interaction of living और non living के साथ साथ environmental problem को भी आप स्टडी करते हैं। तो मीन्स environmental biology क्या है? स्टडी about interaction of biotic and abiotic factors and problems of environment. Problems of environment कौन से हैं बेटा? That is the pollution. Main problem is the pollution. बहुत सारे और भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे, मगर मेन थिंग इज द पोल्यूशन। आलूदगी जो है, उस माहौल की गंदगी को, आलूदगी को भी हम जो है स्टडी करते हैं इसके साथ। तो स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग वही है, मगर इसको मोर एडवांस किया गया है। एडवांस किस लिहाज से बेटा किया गया है? जो आप इन्वायरमेंट के तमाम प्रॉब्लम्स जो भी हैं, जो भी आलूदगी, गंदगी, कोई भी प्रॉब्लम इन्वायरमेंट है, उसको भी आप स्टडी करें। तो ये अब इकोलॉजी को थोड़ा सा अपडेट करके एक और नाम दिया गया है, जिसका नाम रखा गया है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। क्लियर हो गया? अब कुछ टर्म्स यस सर करने जा रहा हूँ, वो भी आप देखें, क्योंकि आपको परेशानी होती है जब ज्यादातर आप पढ़ रहे होते हैं। एक टर्म है बेटा जो आम पढ़ते हैं, वो है एयर। एयर हम किस चीज को कहते हैं? एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। Air is the mixture of gases. Air is the mixture of gases जिसमें 78% नाइट्रोजन गैस है, 21% ऑक्सीजन है और 0.03 से 0.04% जो है कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, और रिमेनिंग जो है अदर गैसेस हैं। आप कह सकते हैं राउंड अबाउट 78 और 21 कितने होते हैं? राउंड अबाउट 98-99%। तो राउंड अबाउट 98 या हम कहते हैं कि 99% को ये तीन गैसेस हैं, और नेग्लिजिबल 1% क्वांटिटी में जो है अदर गैसेस पाई जाती हैं, जो एयर में या हवा में पाई जाती हैं। एयर की डेफिनेशन है mixture of gases, more important gases that are present in the air, that is 78% nitrogen, 21% oxygen, 0.03 to 0.04% carbon dioxide is present in the air. अब एक और टर्म हम यूज करते हैं बेटा, एयर के बाद विंड का टर्म यूज करते हैं। एयर और विंड में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये मिटा दूं? जी सर। यस सर। एयर और विंड में थोड़ा सा डिफरेंट है। एक चीज और जो आपको आनी चाहिए वो है विंड। विंड हम कहते हैं ब्लोइंग एयर को, या यू कैन से प्रेशर ऑफ गैसेस, मगर आप ब्रैकेट में लिखेंगे कि हम एयर की हम बात कर रहे हैं। हवा में मौजूद जो चलती हुई हवा जिसको हम कहते हैं, हवा का दबाव जिसको हम कहते हैं, वो विंड कहलाती है। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, वो हर जगह पे अवेलेबल है। फिर हवा का प्रेशर जो है किस तरीके से बन रहा है, किस तरीके से तेजी से हवा चल रही है, उसको हम नाम देते हैं कि वो विंड है। विंड इज द ब्लोइंग एयर या प्रेशर ऑफ गैसेस हम कहते हैं। एक और टर्म है बेटा जो आप नाम देते हैं एटमॉस्फेयर। विंड इज द ब्लोइंग एयर, एटमॉस्फेयर हम कहते हैं ब्लैंकेट ऑफ एयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ।
blanket or we can say layer of air on the surface of अर्थ। जमीन के ऊपर जो हवा की जितने तक भी लेयर है उस लेयर को हम नाम देते हैं कि एटमॉस्फेयर है। एयर क्या है? दैट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। विंड क्या है? ब्लोइंग एयर। एटमॉस्फेयर बेटा क्या है? ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। हवा की लेयर जो है जो जमीन के ऊपर पाई जाती है उसको अब बच्चे परेशान इस चीज पे होते हैं कि एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट में डिफरेंस नहीं कर पाते। एटमॉस्फेयर हम कहते हैं ब्लैंकेट ऑफ गैसेस को। एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जमीन के ऊपर जो हवा की लेयर जितनी भी अवेलेबल है उसको हम नाम देते हैं कि वो एटमॉस्फेयर है। जबकि बच्चे परेशान होते हैं इन्वायरमेंट में। एक और टर्म हम यूज करते हैं जो है इन्वायरमेंट वाला, जिसमें बच्चे ज्यादातर परेशान हो रहे होते हैं कि सर इन्वायरमेंट क्या है। आप इन्वायरमेंट के लिहाज से बच्चों को परेशानी होती है तो आप इन्वायरमेंट की डेफिनेशन भी आप देख लें। इन्वायरमेंट बेटा हम कहते हैं सराउंडिंग को। वैसे इसको हम कहते हैं सराउंडिंग मीन्स बायोटिक एंड एबायोटिक बोथ। तो मीन्स जिंदा और मुर्दा चीजें सराउंडिंग में। बायोटिक का मतलब क्या है कि तमाम लिविंग थिंग्स। ए बायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो आपके इर्द गिर्द अवेलेबल हैं उन सबको अगर आप पढ़ें तो उसको आप नाम देते हैं कि ये एनवायरनमेंट है। तो एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है कि सिर्फ गैसेस जमीन के ऊपर एयर की जो लेयर है उसको आप एटमॉस्फेयर कहते हैं। और जबकि एनवायरनमेंट का मतलब है सराउंडिंग मीन्स आपके तमाम लिविंग मीन्स ह्यूमन है, केट है, डॉग है या टेबल है, एयर है, लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, सॉइल है, ये तमाम चीजें जो हैं आपके सराउंडिंग में अवेलेबल हैं। इसको आप नाम देते हैं कि ये एनवायरनमेंट है। आप क्यों किसी भी एनवायरनमेंट में आप कहीं पे भी जाते हैं आप कहते हैं एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि वहां पे जो आपको प्लांट्स नजर आ रहे हैं बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, वहां पे जो लोग आपको नजर आ रहे हैं बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, वहां के रोड रास्ते जो बने हुए हैं वो बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, आपको जो उनकी प्लानिंग नजर आ रही है वो बहुत अच्छी। तो एनवायरनमेंट का मतलब आप ऐसे नहीं कहते कि एटमॉस्फेयर भला है या एटमॉस्फेयर जो है बहुत अच्छा है। तो एटमॉस्फेयर का मतलब ये है कि एयर जो है हवा साफ है। एटमॉस्फेयर गांव में आप कहते हैं कि गांव का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है। एटमॉस्फेयर का मतलब ये होता है कि वहां की हवा जो है गिर्द जो है आलूद नहीं होती या उसके अंदर कोई गंदगी आलूदगी नहीं होती क्योंकि इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज नहीं है। इस वजह से दोबारा सुन लें। पहली चीज आप देखें कि एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। दूसरी चीज आप देखें कि एटमॉस्फेयर क्या है? ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। तीसरी चीज विंड ब्लोइंग एयर। चौथी चीज जो है हमारे पास इन्वायरमेंट आ जाता है। क्लियर हो गया आप? Yes, sir. Yes, sir. आगे चलें। जी सर। आगे चलते हैं तो बेटा हमारे पास नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है ये वाला जिसको आप बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसमें हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स और उसके बाद जो है सब मॉलिक्यूलर ऑर्गेनल्स हैं, सेलुलर हैं, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम। तो ये हमारे पास किस चीज़ में आते हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। मैं पहले जो है आपको पढ़ा रहा हूँ कि ये क्या है, फिर इनकी तरफ हम आ रहे हैं क्योंकि जितने तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये हैं क्या, कैसे जो इनको। पहली चीज़ हम आते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो हम बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? अभी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जानदार जो इस दुनिया में अवेलेबल हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं। तो हम एटम से लेकर कंप्लीट वर्ड की बनाने की कॉम्बिनेशन को अगर हम स्टडी करें तो उसको हम नाम देते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
step wise arrangement of this word is known as a level of organization. Step wise organization of organism and words. तो उसके लिए हम कहते हैं कि दुनिया में तमाम जानदार जो हैं, दुनिया में तमाम जानदार जो हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं, या वो जानदार मिलकर इस दुनिया को कैसे उन्होंने बनाया है, तो उन तमाम चीज़ों की अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम स्टेप वाइज स्टडी करते हैं। और वो स्टेप वाइज में सबसे पहला जो स्टेप है वो है बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? जो सेल के अंदर पाए, सॉरी जो एटम के अंदर पाए जाते हैं, जिनको आप नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन are known as subatomic particles. Electron, proton और neutron, these are known as subatomic particles कहा जाता है। और ये subatomic particles जब आपस में मिलते हैं तो उनमें से बनता है एटम। एटम क्या है बेटा? महानूर बताएंगे एटम क्या है। शेहर बताएं, शेहर। Invisible tiny particle. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, जिसको हम नाम देते हैं कि ये एटम है। एटम सबसे छोटा यूनिट है और एटम की कॉम्बिनेशन से ही ये पूरी दुनिया बनी हुई है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि ये जो वर्ड पूरी दुनिया बनी हुई है, इस पूरी दुनिया में लिविंग और नॉन लिविंग चीजें किस चीज की बनी हुई हैं, तो आप कहेंगे कि एटम से बनी हुई है। एटम बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों जब साथ आए, लिविंग और नॉन लिविंग तमाम चीजों का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? हमारे पास एटम है। एटम इज द लोवेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट है ये, और एटम सबसे छोटा यूनिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट of matter, all living and non-living Sir. that possess atom in their body। और जब ये एटम आपस में मिलते हैं तो उनमें से बेटा क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछूं? जी बेटा। सर हम एटम को स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों कह रहे हैं, जबकि हम एटम जो है सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है। हाँ, एटॉमिक पार्टिकल, मगर वो एटम जो है उस एटम की जो फॉर्मेशन है, एटम एक यूनिट है, एटम एक यूनिट है, और उस यूनिट के अंदर जो दूसरी चीजें अवेलेबल हैं वो उसका ही पार्ट है या उसका हिस्सा है। तो नॉर्मली अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल जिस चीज का बना होता है उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर चीजें, मगर हम कहते हैं कि एक यूनिट बने। अब ये यूनिट जब टूटे तो उसको आप वो नाम नहीं दे सकते या वो चीज, मीन्स एटम जब ब्रेक होगा उसके अंदर से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को रिमूव कर दें तो आप उसको एटम नहीं कह रहे होते, फिर आइंस या कुछ और चीजें जो उनके लिए टर्म यूज कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से सेल के अंदर सेल वॉल को हटा दें, सेल मेम्ब्रेन को हटा दें, न्यूक्लियस को हटा दें, या बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो एक प्रॉपर यूनिट नहीं अवेलेबल होता। तो हम कहते हैं कि नॉर्मली अगर कोई भी यूनिट है तो उसके अंदर छोटी छोटी सी और चीजें भी अवेलेबल होती हैं। तो ये छोटी चीजें मिलकर एक यूनिट बनाती हैं और उस यूनिट को हम नाम देते हैं एटम। और ये एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स, एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बेटा मॉलिक्यूल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, मॉलिक्यूल्स कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। One are the organic molecules and other are known इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक बेटा कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। कंपल्सरी हो, कंपल्सरी हो, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन
बोथ प्रेजेंट होने चाहिए, एनी हाउ प्रेजेंट होने चाहिए। मीन्स अगर इनमें से कार्बन या हाइड्रोजन में से कोई भी एक एब्सेंट है तो दैट्स नॉट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मीन्स हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ। क्या इसके साथ कोई और चीज हो सकती है? मुझे ये बताएं कि ये ऑर्गेनिक है क्या है? C5O10O5। यस सर ऑर्गेनिक यस सर ऑर्गेनिक है। इसके साथ ऑक्सीजन भी अवेलेबल है। सर हो सकता है। कार्बन और हाइड्रोजन लेकिन हाइड्रोजन तो अवेलेबल है ना। होना जरूरी है। मीन्स देयर शुड बी availability of carbon and hydrogen with each other. Other atom can be present or other element can be attached with this one. Means it show the organic molecule. अगर कार्बन और हाइड्रोजन इसके साथ अवेलेबल है, बाकी और चीजें भी इसके साथ ऐड हो सकती हैं। मीन्स इट इज नेसेसरी इट शुड possess कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये जरूरी है कि इसके साथ कार्बन और हाइड्रोजन का अवेलेबल होना जरूरी है। एक और चीज बेटा जिसको हम मिथेन कहते हैं, CH4 है ये ऑर्गेनिक है ना ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक CH4 this is known as methane. C5H10O5 this is known as pentose sugar. एक और भी हम लिखते हैं बेटा C6H12 सर ग्लूकोज This is organic molecule. कुछ बंडल के Yes, नाम sir. आप बता सकते हैं? प्रोटीन्स, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, these are known as the organic molecules. अगर चाहें तो मैं इधर कलेक्टिवली बता देता हूं आपको, ताकि आपको आसानी रहे थोड़ा सा याद रखने में, क्योंकि अभी आपको चैप्टर नंबर 2 जो है आपको पढ़ना है, तो आपको वहां पे और डिटेल में चीजें जो हैं समझ में आएंगी। इधर आप देखें बेटा, प्रोटीन्स ऑर्गेनिक हैं, लिपिड ऑर्गेनिक हैं, कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक हैं, न्यूक्लिक एसिड ऑर्गेनिक हैं। ये तमाम चीजें ऑर्गेनिक हैं। इनऑर्गेनिक कौन सी चीज है? जिसमें कार्बन हाइड्रोजन में से कोई एक या दोनों एब्सेंट हो। इनऑर्गेनिक बेटा हम किस चीज को कहेंगे? इनऑर्गेनिक की हम अगर बात करें तो इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक में क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन बोथ आर एनी वन एब्सेंट हो। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एब्सेंट हो या दोनों में से कोई एक एब्सेंट हो। अब इसका एग्जांपल भी हमारे पास है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास इसके लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड। और H2O वेरी गुड, वन इज द H2O, गुड। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 अमोनिया CL2, ऐसे सोडियम क्लोराइड या NaCl है? NaCl है सर NaCl होगा सिर्फ, क्योंकि सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है, कार्बन क्लोरीन जो है 7th ग्रुप का है, तो NaCl। और सर NH3 है अमोनिया। इनके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अंदर इसके अंदर हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है। इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। इसके अंदर दोनों एब्सेंट हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी है। तो वो तमाम चीजें जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे या एक साथ नहीं हो, या दोनों में से कोई एक एब्सेंट हो, या कोई भी एब्सेंट हो, या दोनों एब्सेंट हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं कि ये इनऑर्गेनिक। और फिर उसके बाद एक और चीज भी मैंने कल बताई थी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको, सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। और ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल्स। सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको नाम दिया जाता है माइक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं बेटा? सर न्यूक्लियोटाइड्स, वेरी गुड। अमाइनो एसिड, अगर अमाइनो मैं एसिड लिखना चाहूँ तो आप देख लें कि माइक्रोमॉलिक्यूल्स कौन से हैं, क्योंकि ये इस जगह पे इन्होंने दिया है, दोबारा आपको परेशानी होगी। मैंने तो वहां पे पढ़ा दिया है आपको, बच्चे वो जो उस लेक्चर में नहीं होंगे तो फिर परेशान होंगे।
माइक्रो, आप बुक रीड करें, किताब रीड करें, बुक रीड करें, किताब के अंदर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आए तो आप डेली बेस पे पूछें। माइक्रो मॉलिक्यूल्स बेटा किस चीज को हम कहते हैं? स्मॉल यूनिट्स को कहते हैं हम, छोटे यूनिट्स जो होते हैं। जैसे आपके पास अमाइनो एसिड है, और उसके बाद जैसे न्यूक्लियोटाइड, सर मोनोसेक्राइड। गुड, जैसे मोनोसेक्राइड है, ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स। ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड है, वेरी गुड। बहुत सर शुगर। टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे पास इधर। आप देखें बेटा कौन सी चीजें हैं हमारे पास। एक चीज मोनोसेक्राइड्स, न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, और दूसरे आपने पता है कि ग्लाइसरोल और ग्लाइसरोल, फैटी एसिड्स एंड फैटी एसिड्स हैं। अब इनको अगर हम मिलाएं तो इन माइक्रोमॉलिक्यूल्स को दूसरा नाम क्या देते हैं मैडम? मोनोमर्स। मोनोमर्स, वेरी गुड। लोएस्ट यूनिट्स, मोनोमर्स, छोटे छोटे से यूनिट्स जो होते हैं उनको हम मोनोमर्स का नाम देते हैं। आर आल्सो नोन एज, ये मिट गया, मोनोमर्स या माइक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं आप। और एक और टर्म जो हम इस जगह पे पढ़ रहे हैं वो है पॉलीमर्स, और वी कैन से मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स। गुड, कोई बता सकता है मैक्रोमॉलिक्यूल्स कौन से हैं? प्रोटीन, सर मोनोसेक्राइड का पॉलीसेक्राइड होगा। पॉलीसेक्राइड्स, गुड। लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स, बेटा किस जगह पे कार्बोहाइड्रेट आपके साथ हैं? पॉलीसेक्राइड्स जो हैं पॉलीसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट हैं। ठीक है, कोई चीज पूछनी है तो पूछ लें। सर सेलुलोज मैक्रो मॉलिक्यूल है, माइक्रो